हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। एनसीईआरटी बायोलॉजी लाइन टू लाइन एमसीक्यू सीरीज पार्ट नंबर 49 49वें नंबर पार्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 फोटोसिंथेसिस ऑफ हायर प्लांट, उच्चतर पादपों में प्रकाश संश्लेषण को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसकी एक क्लास हमारी हो गई थी और इससे संबंधित टॉप एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे थे और साथ में आपकी एनसीईआरटी में जो मैटर दे रखा है उस मैटर को भी हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन हम देख रहे थे। अभी क्या है कि पीछे आप लोगों का रिस्पॉन्स है वो इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग जो थ्योरी है उसमें कम मिल रहा है, तो मैं इस लेक्चर के अंतर्गत हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम की अब जो थ्योरी है वो लेकर के आएंगे। क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम से मिल जाएंगे क्योंकि मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ, इस कारण से उसमें शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उनकी बात करें तो फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिस्कस करेंगे। देखिए पिछली क्लास में हमने शुरू कर दिया था लेकिन इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो आज इसको कंप्लीट करेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, लाइट रिएक्शन, प्रकाश अभिक्रिया, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, इनको आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर आपके नीट, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एएमआरएस, पीजीटी बायोलॉजी, लैब असिस्टेंट के पीजीटी बायोलॉजी, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लगातार इस चैनल पे जुड़े रहिए जिससे कि आपको इस लेक्चर का लाभ उठा सके और एक बेहतरीन बायोलॉजी की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। अभी क्या है, थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रही है, इस कारण ये क्लासेज आपको रिकॉर्डेड रूप में मिल जाएगी क्योंकि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो इस कारण से नेट बहुत ज्यादा बिजी रहता है और मेरे ब्रॉडबैंड वगैरह से तो कनेक्टेड है नहीं। हम वैसे ही आपको बनाते हैं, नेट के अकॉर्डिंग हम लाइव चलाते हैं, तो वो व्यवस्था है थोड़ी सी हमारी टेक्निकल रूप से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो रिकॉर्डेड रूप से आपको ये लेक्चर मिल जाएंगे। कोई अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। देखिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर हम देख चुके थे 25 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे फोटोसिंथेसिस से संबंधित। 26वें नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको हम देखने से पहले थोड़ा हम थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। तो देखिए आज मैंने हिंदी में भी ऐड किया है और आपको ये अंग्रेजी माध्यम के लिए भी मिल जाएगा, तो मैं केवल आपको हिंदी वाला बताने वाला हूँ। अगर ऐसा लगता है इस लेक्चर में आप बताना जरूर, ऐसा लगता है कि हमें सर इंग्लिश मीडियम वाला ही बताइए, उसका हिंदी आप बताते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले लेक्चर के अंदर केवल इंग्लिश लेकर के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कम मिल रहा है, इस कारण से मैं ये चीजें यहाँ पर दोबारा से आपको बता दूं। प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार के वर्णक भाग लेते हैं? देखो वैसे आप लोग पेड़ पौधों में पत्तियां देखते हैं तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां बहुत ही गहरी हरे रंग की होती है, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ही कम गहरी होती है, मतलब हल्के गहरे रंग की होती है, और कुछ की क्या होती है बीच के कलर की होती है। तो ये डिफरेंस किस कारण से मिलता है? तो जो इन पत्तियों के अंदर जो वर्णक पाए जाते हैं ना, उन वर्णकों के कारण डिफरेंस मिलता है। और वर्णकों का पता करने के लिए हमें क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक आती है। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक आती है जिसे हम कागज वर्ण लेखिकी भी कह देते हैं। कागज वर्ण लेखिकी या पेपर क्रोमेटोग्राफी, देखिए पर्ण वर्णकों को पेपर क्रोमेटोग्राफी या कागज क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अलग कर सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो इन सभी के बारे में पता चल सकता है कि पत्तियों में जो वर्णकों के कारण जो हरापन रंग दिखाई देता है वो एक वर्णक के कारण नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारे वर्णक इसमें पाए जाते हैं और मुख्य रूप से 4 वर्णक देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे? क्लोरोफिल ए है, फिर है क्लोरोफिल बी मिलेगा, इसके अलावा हम बात करें तो कैरोटीन्स मिल जाएंगे, कैरोटीनोइड्स और जेंथ्रोफिल। देखिए ये हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो आपके एनसीईआरटी में यही दे रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जिनको हम दोबारा कभी भी प्रकाश संश्लेषण का लेक्चर हटके अगर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो उसमें कंप्लीट डिटेल आपको मैं वहां पे करवाऊंगा। तो यहाँ पर हम केवल एनसीईआरटी को फोकस करके चल रहे हैं और ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि क्वेश्चन भी साथ में डिस्कस करने, इस कारण क्लास लंबी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा हिसाब से इसको करके चलते हैं। यानी कि 4 प्रकार के वर्णक देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला आता है क्लोरोफिल ए। अगर इसको क्रोमेटोग्राफी में देखें तो ये चमकीला या नीला हरा रंग का होता है। क्लोरोफिल बी की हम बात करें तो ये पीला हरा होता है।
पीला मतलब येलो ग्रीन। जेंथोपिल जो होता है ये येलो कलर का या पीले रंग का होता है, और कैरोटिनॉइड्स जो होता है ये पीले से नारंगी पीले रंग का होता है, पीला होता है, इसके अलावा नारंगी पीले रंग का भी देखने को मिलता है। तो ये 4 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, जिसमें पत्तियों में हमें हरे रंग में कुछ डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। अब ये जो वर्णक होते हैं या फिर ये पदार्थ होते हैं, ये क्या करते हैं, जो वर्णक पदार्थ होते हैं ये प्रकाश की एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य वो क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। जो वेवलेंथ होती है, स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, उसको अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की होती है वेवलेंथ भी, तो उसको किस प्रकार से अब्जॉर्ब करते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरोफिल ए वर्णक को ग्राफ में विभिन्न तरंग दैर्ध्य में प्रकाश अवशोषण का अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं। देखिए ये ग्राफ दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले हम क्या करते हैं उस तरंग दैर्ध्य का पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो विजिबल लाइट की हम बात करें स्पेक्ट्रम, तो इसमें आप देखिए विबग्योर से परिचित हैं आप लोग। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। तो इनकी आपको वेवलेंथ है वो यहाँ पर देखिए 400 से 500, 500 से 600, 700 और 800। 400 पे आपको वोलेट देखने को मिलेगा, 400 से 420। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एक बार इस पहले वाले ग्राफ में देखिए क्लोरोफिल ए, बी तथा कैरोटिनॉइड्स का अवशोषित वर्णक्रम प्रदर्शित करता हुआ ग्राफ। एक तरफ क्या लिखा हुआ, तरंग दैर्ध्य लिखा हुआ, यहाँ पर लेमडा है, ठीक है, नैनोमीटर में। एक तरफ लेमडा है और एक तरफ लिखा हुआ हरित लवक वर्णक के द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो यहाँ पर देखिए जो क्लोरोफिल बी दे रखा है, क्लोरोफिल बी जो होता है यहाँ पर देखिए 400 से 500 के बीच में, 400 से 500 के बीच में सर्वाधिक अवशोषित करता है ये प्रकाश को, क्लोरोफिल बी। और क्लोरोफिल ए की हम बात करें, ये आपको ये जो नजर आ रहा है थोड़ा सा ग्रीन कलर में, ये देख सकते हैं हल्का ग्रीन, तो ये जो होता है ये क्लोरोफिल ए होता है। और ये आपका 400 450 के आसपास, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं इसमें एक तो ब्लू कलर में सर्वाधिक ये क्या करता है, ये ब्लू, ये 440 के आसपास हो जाता है, ये 440 के आसपास हो जाता है। जो ए की हम बात करें तो 440 के आसपास प्रकाश को अवशोषित करता है। ये लगभग आपका 500 से थोड़ा सा कम हो जाता है, लगभग 460 के आसपास हो जाता है जब क्लोरोफिल बी की बात करें। तो कैरोटिनॉइड्स होता है तो ये आपका 400 450 से लेकर के 500 के बीच में प्रकाश को अवशोषित करता है। कैरोटिनॉइड्स की हम बात करें तो कैरोटिनॉइड्स होता है 450 से लेकर के 500 के बीच के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। ये क्या होते हैं, सहायक वर्णक होते हैं, तो ये बढ़ते रहते हैं और कम होते रहते हैं। अब क्लोरोफिल ए यहाँ पर भी देखिए आप लोग, ये वाला पोर्शन देखिए 600 से 700, ये 600 है और ये 700 है। इसमें भी क्या होता है, इसका क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्षमता बढ़ती है। तो ये आपका जो रेड कलर होता है ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ब्लू कलर, और यहाँ पे होता है रेड कलर। तो आपका एक तो नीले हरे रंग के प्रकाश को सर्वाधिक अवशोषित करता है क्लोरोफिल ए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये कैरोटिनॉइड्स है, क्लोरोफिल है, तो ये सहायक वर्णक, क्लोरोफिल बी है, ये सहायक वर्णक के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्लोरोफिल ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रियात्मक वर्णक्रम प्रदर्शित करता हुआ ग्राफ, ये क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की दर ऑक्सीजन मुक्त होने से मापन। तो यहाँ पर देखिए जो तरंग दैर्ध्य एक तरफ यहाँ पे लिम्डा दे रखा है, तो जहां पर सर्वाधिक प्रकाश अवशोषित किया जाएगा वहीं पर क्या होगी, क्लोरोफिल ए के द्वारा वहीं पर प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होगी। और अभी हमने बात की है यहाँ पर लगभग 440 के आसपास जो प्रकाश है सर्वाधिक अवशोषित करता है क्लोरोफिल ए, और इसी के ऊपर क्या होती है, सर्वाधिक ऑक्सीजन रिलीज होती है और सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। यहाँ पर जो आपका नीले रंग का प्रकाश होता है इसमें सर्वाधिक आपको प्रकाश संश्लेषण की दर देखने को मिलती है। आगे जब इसमें जाएंगे तो ये 600 से 700 के बीच में यहाँ पर भी क्या होता है, सर्वाधिक क्लोरोफिल ए के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, सर्वाधिक होती है, और ये आपका लाल कलर में हो जाएगी। तो लाल और जो नीला है, ये हरा कर दिया क्या मैंने, नीला और लाल हो जाएगा। तो लाल कलर और नीले कलर में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है क्योंकि प्रकाश का अवशोषण है वो क्लोरोफिल ए के द्वारा सर्वाधिक होता है। तीसरा ग्राफ क्या कर रहा है कि क्लोरोफिल ए के अवशोषित वर्णक्रम प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक वर्णक्रम को अध्यारोपित दर्शेगा ग्राफ। ये अवशोषित प्रकाश है और इस तरफ तरंग दैर्ध्य दे रखा है, तो ये सेम ही चीज है, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये आपको
प्रकाश संश्लेषण दर की अवशोषण, ये दोनों ग्राफ एक ही में बना दिए। यहाँ पर देखिए ये जो क्लोरोफिल ए रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे, तो ये क्लोरोफिल ए है जो कि सर्वाधिक प्रकाश अवशोषित कर रहा है यहाँ पे, और यहीं पे प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होगी, सर्वाधिक होगी। जब आगे हम 600 से 700 के बीच में, लगभग 660 के आसपास हम बात करें रेड कलर के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश क्लोरोफिल ए की अवशोषण क्षमता सर्वाधिक यहाँ पे होती है, तो पीएस प्रकाश संश्लेषण की दर भी सर्वाधिक यहाँ पर होगी। कहने का मतलब है प्रकाश संश्लेषण की दर वो क्लोरोफिल ए के अवशोषण के ऊपर मुख्य रूप से डिपेंड करती है। प्रकाश की दर से स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य तथा विबग्योर से, आप ये मैं बता चुका हूं आपको विबग्योर क्या है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को मैंने अच्छे से आपको यहाँ पे बताया है, तो इस चित्र को अच्छे से देख लो। तरंगदैर्ध्य क्लोरोफिल ए अधिकतम प्रकाश का अवशोषण करेगा, ये तो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, इसी के अंदर समझा चुका हूँ। जहां पर पादप में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है, ये वही चीज लिखी हुई है कि आपका क्लोरोफिल ए जो होता है ये क्या करता है, अगर सर्वाधिक प्रकाश का अवशोषण करेगा तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होगी, सर्वाधिक होगी। ये यही चीज इसमें बता रखी है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। आगे देखिए, ये ग्राफ एक साथ ये बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले एवं लाल क्षेत्र में संपन्न होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण है वो कहां पर होता है, नीले यानी कि ब्लू और रेड कलर के अंदर। लाल क्षेत्र में क्या होता है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है स्पेक्ट्रम के अंदर। कुछ प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम की अन्य तरंगदैर्ध्यों में भी होता है, मतलब कुछ में और थोड़ा थोड़ा और में भी संपन्न होता है। क्लोरोफिल ए प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वर्णक होता है। क्लोरोफिल ए जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करने वाला मेन चीफ पिगमेंट होता है। फिर भी अन्य थाइलेकोइड में वर्णक जैसे कि क्लोरोफिल बी, इसके अलावा थाइलेकोइड में अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं जैसे कि क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है, कैरोटीन है, ये वर्णक भी क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। और ये वर्णक प्रकाश को अवशोषित करके क्लोरोफिल ए को पहुंचाने का कार्य करते हैं, इस कारण इन्हें सहायक वर्णक कहा जाता है, एसेसरी पिगमेंट कहा जाता है इन्हें। तो इंग्लिश की टर्म भी बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स वे प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करते हैं और अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देते हैं, क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित कर देते हैं। वास्तव में ये वर्णक न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित, न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करते हैं, करने वाली उपयोगी तरंगदैर्ध्य के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, बल्कि ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने का काम भी यही करते हैं जो सहायक वर्णक होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ये इसको अच्छे से याद रख लेना। और इस प्रकार से मैंने आपको वर्णक के बारे में है थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूले वगैरह आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, अलग से प्रकाश संश्लेषण के क्लास ले लेंगे, उसमें आपको कंप्लीट फॉर्मूले, एक कंप्लीट प्रकाश संश्लेषण का लेक्चर वहां पे मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। 26वें नंबर का क्वेश्चन है कि मैच द पिगमेंट विद इट्स कलर, यानी कि एक तरफ पिगमेंट दे रखे हैं और उनके कलर दे रखे हैं, इनको आपको मैच करना है। क्लोरोफिल ए का कलर किस प्रकार का होता है, ये हमने क्रोमेटोग्राफी में अभी देखा था। कैसा होता है, ब्लू ग्रीन होता है, क्या चमकीला ब्लू ग्रीन होता है, तो इसमें फर्स्ट ही मिल जाएगा ए। क्लोरोफिल बी के कलर की हम बात करें तो क्लोरोफिल बी का कलर कौन सा होता है, येलो ग्रीन, सी हो जाएगा इसका। कैरोटिनोइड का कलर कैसा होता है, कैरोटिनोइड की हमने बात की थी, ये होता है येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज होता है, इसमें आपका डी हो जाएगा। और जेंथोफिल का कलर होता है येलो, मतलब बी हो जाएगा। तो ए सी डी बी, ए सी डी बी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के अंदर सर्वाधिक पाया जाने वाला पादप वर्णक कौन सा है, सर्वाधिक पाया जाने वाला पादप वर्णक, पादपों में सर्वाधिक वर्णक है वो कौन सा पाया जाता है, पिगमेंट कौन सा पाया जाता है। तो ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, अभी जो मैंने बताया था उसमें क्लोरोफिल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला अगर याद करना चाहते हैं तो C55H72O6N4Mg, ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। N5 हो जाएगा, सॉरी N5।
क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई करेक्ट, सही को यहाँ पर पहचान करनी है। चित्र दे रखा है तो देखिए स्ट्रक्चर है, जो ग्राफ दे रखा है ये मैंने अच्छे से आपको समझा दिया कि ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट बाई क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, यानी कि लाइट का ऑब्जर्वेशन है ये किस प्रकार से करते हैं। देखिए यहाँ पर होता है 400 और ये 500, ये 600 और ये 700। पहले हम क्लोरोफिल ए की पहचान करते हैं। क्लोरोफिल ए लगभग 440 के आसपास क्या करता है, प्रकाश को अधिकतम अवशोषित करता है, और यहाँ पर 660 के आसपास प्रकाश अधिकतम अवशोषित करता है, यहाँ पर ब्लू और यहाँ पर रेड। तो क्लोरोफिल ए यहाँ पर देखिए कौन सा है, ये रहा, ये जो कौन सा हो जाएगा, ये क्लोरोफिल ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी है, ये क्लोरोफिल ए हो जाएगा। तो पहले हम ए की पहचान कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फर्स्ट में ए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, मतलब दो आपने काट दिए हैं, ये गलत, ये कट। अब देखिए अब बात करते हैं ये वाला जो येलो कलर में दे रखा है ना, येलो कलर में, तो ये आप इसके कलर से ही पहचान कर सकते हैं। येलो कलर का कौन सा होता है, कैरोटिनॉइड होता है ना, तो कैरोटिनॉइड हो जाएगा, मतलब सेकंड में आपका कैरोटिनॉइड, मतलब ये भी गलत, और यहां से आपका आंसर निकल गया। फर्स्ट हो जाएगा क्लोरोफिल ए, सेकंड हो जाएगा कैरोटिनॉइड, और थर्ड क्लोरोफिल ये बी हो जाएगा। थर्ड नंबर पे जो है ना, ये क्लोरोफिल बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका राइट होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन बाय क्लोरोफिल ए अकर्स इन। क्लोरोफिल ए का सर्वाधिक अवशोषण होता है, क्लोरोफिल ए का सर्वाधिक अवशोषण होता है, तो कौन से क्षेत्र में होगा सर्वाधिक अवशोषण, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्लू और रेड कलर में, ब्लू और रेड कलर में। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, नीले और लाल क्षेत्र में होता है सर्वाधिक क्लोरोफिल ए का अवशोषण। 30 नंबर का क्वेश्चन है, असर्शन मतलब कथन, और ये नीचे रीजन मतलब कारण। क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का मुख्य जो वर्णक होता है वो है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। रीजन कह रहा है कि क्लोरोफिल मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कोइंसाइड्स विद मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, यानी कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की दर वहां पर होती है जहां प्रकाश संश्लेषण का अवशोषण भी सर्वाधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक वहां होती है जहां पर क्लोरोफिल ए होगा, यहाँ पे क्लोरोफिल ए का अवशोषण भी सर्वाधिक होता है, वहीं पे प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होगी। तो ये भी सही है और ये भी सही है, और ये आपका एक दूसरे का क्या है, एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहे हैं। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 31 नंबर का क्वेश्चन है, एसेसरी पिगमेंट इंक्लूड। एसेसरी मतलब सहायक वर्णकों में किसको शामिल किया जाता है। सहायक वर्णक कौन कौन से हैं, देखिए क्लोरोफिल बी है, कैरोटिनॉइड है, ठीक है, और एक जेंथोफिल है, जेंथोफिल। तो तीन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो होगा नहीं, ये इसमें है नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरोफिल बी। 32वें नंबर का क्वेश्चन है, एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट होते हैं मतलब एसेसरी पिगमेंट क्या काम करते हैं, सहायक वर्णक कार्य क्या करते हैं, सहायक वर्णक। फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर, पास ऑन द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, यही आपका राइट हो जाएगा। ये जितने भी एसेसरी पिगमेंट होते हैं, चाहे वो क्लोरोफिल ए बी हो, कैरोटिनॉइड्स हो, जेंथोफिल हो, ये क्या करते हैं, एनर्जी को अवशोषित करते हैं और उस एनर्जी को क्लोरोफिल ए को पहुंचा देते हैं, ठीक है, ए तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाए। 33 नंबर का क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स इंक्लूडेड। एसेसरी पिगमेंट का एडवांटेज इनमें से कौन सा है, एडवांटेज मतलब एक बेनिफिट कौन सा है एसेसरी पिगमेंट का, सहायक वर्णकों का एक लाभ कौन सा है, यहाँ पे ये बताना है। तो ये मैंने एक आपको बताई थी कि ये लाइन आपको अच्छे से याद करनी है कि ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, प्रकाश ऑक्सीकरण से बचाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। यहाँ पर आगे हम चलते हैं, देखिए अब प्रकाश अभिक्रिया क्या है। ये तो हमने वर्णकों के बारे में पढ़ लिया, प्रकाश अभिक्रिया के बारे में बात करते ही हैं कि प्रकाश अभिक्रिया क्या है। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि प्रकाश अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर संपन्न होती है, ग्रेना में भी थाइलेकोइड के अंदर संपन्न होती है।
अप्रकाश अभिक्रिया पूछी तो स्ट्रोमा हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ चुके हैं। प्रकाश अभिक्रिया अथवा प्रकाश रसायन चरण, प्रकाश मतलब फोटोकेमिकल फेज, ये क्वेश्चन बन सकता है आगे। फोटोकेमिकल फेज में प्रकाश का अवशोषण, जल विघटन, वाटर स्प्लाइटिंग, लाइट ऑब्जर्वेशन, ऑक्सीकरण निष्कर्षण, ऑक्सीजन का निकलना तथा उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमिक, हाई एनर्जी मीडियम केमिकल जैसे एटीपी एंड एनएडीपीएच का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश जो अभिक्रिया होती है इसे हम प्रकाश रसायन चरण भी कह देते हैं। इसमें प्रकाश का अवशोषण होता है, जल का विघटन होता है, ऑक्सीजन निकलती है, उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमिक जैसे एटीपी एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। इस प्रक्रिया में अनेक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सम्मिलित होते हैं। यहाँ वर्णक दो सुस्पष्ट प्रकाश रसायन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि दो सुस्पष्ट वर्णक होते हैं जिन्हें हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। शॉर्ट में LHC ने कहा जाता है। और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट जिसे PS फर्स्ट कह देते हैं और एक फोटो सिस्टम सेकंड जिसे PS सेकंड कह देते हैं। देखिए एक बार इसको मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए इसमें होता क्या है, एक तो PS फर्स्ट होता है, एक PS सेकंड होता है। PS फर्स्ट में आपको अभिक्रिया अणु पूछे तो P700 हो जाएगा, ठीक है। और PS सेकंड में अभिक्रिया अणु पूछे तो 680 हो जाएगा। PS सेकंड जो होता है ये 86 नैनोमीटर तक की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और PS फर्स्ट जो होता है ये 700 नैनोमीटर तक की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। अब यहाँ पर जो अभी आगे हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसकी हम आगे बात करेंगे। तो एक बार मैं इतना ही यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। PS फर्स्ट और PS सेकंड, देखिए PS फर्स्ट की हम बात करें तो इसमें आपका साइटोक्रोम सिस्टम भी होता है जिसमें साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F ये मोस्ट होते हैं, ये याद रख लेना साइटोक्रोम के, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको प्लास्टोक्यूनोन भी देखने को मिलता है, प्लास्टोसाइनिन भी होता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये चीजें आपको PS सेकंड में भी देखने को मिलती है लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है, जो अभी आगे हम चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण पढ़ेंगे ना, वहां पे बात कर लेंगे। देखिए इनका जो नामकरण है ये खोज के क्रम में दिया गया, यानी कि पहले जिसकी खोज हुई उसको पहले नाम दे दिया, उसकी बाद में खोज हुई उसको बाद में नाम दे दिया, न कि इनके क्रम के अनुसार। यानी अनुक्रम कैसा है अभिक्रिया के अंदर वैसे उसके अनुसार इसका नामकरण नहीं किया गया है, खोज के अकॉर्डिंग इसका नामकरण किया गया है। LHC प्रोटीन से आबद्ध हजारों वर्णक अणुओं से बने होते हैं, यानी कि LHC जो होता है ये बहुत सारे वर्णक पाए जाते हैं, इसमें उन वर्णकों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी वर्णक होते हैं, लगभग सभी वर्णक जो यहाँ पे बताए वो वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोफिल A जो होता है इसका एक अणु आपके एंटीना में पाया जाता है, इसका एक अणु नहीं होता है फोटो सिस्टम के अंदर। तथा LHC का निर्माण करते हैं जिन्हें एंटीना कह देते हैं। ये LHC का निर्माण करते हैं सभी जो वर्णक होते हैं ये, और इसे एंटीना कहा जाता है। ये वर्णक विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण को अधिक दक्ष बनाते हैं। ये अलग अलग प्रकाश तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करते हैं, दक्ष बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसको, प्रकाश उग्रहण तंतु जाल। ये अगर ये नीचे जो दे रखे ना, ये क्लोरोफिल के अणु, क्लोरोफिल के अणु है या वर्णक के अणु है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर प्रकाश मिलता है, प्रकाश मिलते ही उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजित होते ही ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, 2 या 4 भी हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं यहाँ पर और ये प्राथमिक ग्राही के पास चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करना, आगे दोबारा से इसको रिपीट कर देंगे, एक बार यहाँ पे फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। देखिए PS फर्स्ट जो होता है, जब हम चक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण की बात करें, एक शॉर्ट डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ। जब इसको क्या होता है, प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है, प्रकाश मिलते ही ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये बहुत सारे वर्णक उपस्थित है, ये उत्तेजित हो जाता है और इसमें एंटीना अणु भी याद रख लेना, P700 ये एंटीना अणु। प्रकाश मिलते ही क्या करता है, ये उत्तेजित हो जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलते किसके पास जाते हैं, जो प्राथमिक ग्राही होता है उसके पास चले जाते हैं। प्राथमिक ग्राही के बाद में ये साइटोक्रोम B6 में आता है, फिर साइटोक्रोम F में आता है और यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन। शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे दोबारा से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ATP का निर्माण हो जाता है और फिर ये साइटोक्रोम F है, इससे चला जाता है प्लास्टोसाइनिन के अंदर और प्लास्टोसाइनिन से वापस कहाँ आ जाता है, PS फर्स्ट में आ जाता है। ये चक्रीय फोस्फोरिलीकरण होता है, ठीक है, मतलब वापस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो PS फर्स्ट में ही आ गए।
ये हो गया एटीपी का फॉर्मेशन होता है केवल यहाँ पर। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो कौन होता है, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो यहाँ पर ये रिसेप्टर हो जाएगा प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही, ये क्वेश्चन बन सकता है। एक जो होता है अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, तो वो भी यहीं पे फटाफट से आपको बता देते। देखिए यहाँ पर आपका PS सेकंड और ये P680, जब इसको क्या मिलती है, प्रकाश मिलता है, लाइट मिलती है, तो यहाँ पर H2 होता है, H2 का विखंडन हो जाता है OH प्लस और प्लस O2 के, ठीक है। और ये विखंडन जो होता है ये याद रख लेना, यहाँ पर एक तो ऑक्सीजन बनती है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं प्लस 2 H प्लस बनते हैं, ये याद रख लेना। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन, ये चले जाते हैं इसके पास, और ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश मिलने से उत्तेजित होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये चले जाते हैं प्लास्टोक्विनोन के, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन से किस में जाते हैं, साइटोक्रोम B6 में चले जाते हैं, B6 से आते हैं साइटोक्रोम F के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन। और दोबारा डिस्कस करेंगे, एक बार यहाँ पर शॉर्टली समझा रहा, ठीक है। यहां से फिर चला जाता है प्लास्टोसाइनिन में, और इस प्लास्टोसाइनिन को हम 2 PS सिस्टम या 2 प्रकाश तंत्र को जोड़ने की योजक कड़ी कहा जाता है इसे। इस PS सिस्टम से फिर कहां चले जाते हैं, PS फर्स्ट में चले जाते हैं, फर्स्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा ना, तो थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं, आगे इससे बना देते हैं। PS फर्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, याद रख लेना। ये PS फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन है PS फर्स्ट में पहुंच जाते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये PS फर्स्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं आपका फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाते हैं फेरोडॉक्सिन के पास। और फेरोडॉक्सिन में क्या होता है, जो NADP होता है, DP, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेता है और बन जाता है NADPH2 बन जाता है। तो इस NADPH2 एटीपी का फॉर्मेशन आपका अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में होता है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है, आगे यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, तो यहीं पे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अच्छे से आपको मैंने यहाँ पे बताया, तो शायद यही चीज आपको क्लियर हो गई। अभी क्लास जरूर लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको कोशिश कर रहा हूं मैं अच्छे से समझाने की, दोबारा से आपको ये चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखिए क्लोरोफिल ए का एक अकेला अणु जो होता है ये अभिक्रिया केंद्र बनाता है। अभिक्रिया केंद्र के अंदर केवल क्लोरोफिल ए उपस्थित होता है। दोनों फोटो सिस्टम में प्रतिक्रिया केंद्र पृथक पृथक होते हैं। PS फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए का अवशोषण 700 नैनोमीटर, यानी कि PS फर्स्ट के अंदर जो अवशोषण होता है ये 700 नैनोमीटर तक की एनर्जी अवशोषित करता है। इस कारण इसका अभिक्रिया केंद्र भी क्या हो जाएगा, P700 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए P700। और PS सेकंड की हम बात करें तो इसमें अवशोषण जो प्रकाश का करता है ये 680 नैनोमीटर तक करता है, तो इसका जो अभिक्रिया केंद्र ये 680 हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया केंद्र आपको ध्यान में रखने हैं, मैंने अच्छे से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द लाइट रिएक्शन। 34 नंबर का क्वेश्चन है, लाइट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज, प्रकाश अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन को क्या कहा जाता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसे फोटोकेमिकल फेज कहते हैं, ठीक है। बायोसिंथेटिक फेज कहा जाता है क्या, नहीं, ये ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट हो जाएगा। इसे हम फोटोकेमिकल फेज कह देते हैं। बायोसिंथेटिक फेज इसे कहते हैं क्या, एक मिनट, नहीं इसे जैव संश्लेषण अभिक्रिया, ये तो आगे आएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, चूज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन लाइट रिएक्शन। प्रकाश अभिक्रिया में जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, इनका सही क्रम क्या है। तो प्रकाश अभिक्रिया जो होती है इसमें सही क्रम के अकॉर्डिंग आपको इनको एडजस्ट करना है। देखिए यहाँ पर ATP एंड NADP फॉर्मेशन, वाटर स्प्लाइटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, लाइट ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो आपका एंटीना अणु होता है वो क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, तो मतलब ये आपका 1 नंबर पे आ जाएगा। प्रकाश को अवशोषित करते ही क्या होता है, वाटर का स्प्लाइटिंग होगा, जल का विघटन होगा, मतलब ये 2 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, 2 नंबर। और प्रकाश का वाटर का विघटन होते ही ऑक्सीजन रिलीज होगी, ये 3 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अंत में ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर हो जाएगा 1 3 2 4 4 2 4 2 3 1 4 2 4 2 3 1, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहले जो घटना होगी लाइट का ऑब्जर्वेशन, उसके बाद में इसका
वाटर स्प्लाइटिंग और फिर ऑक्सीजन का रिलीज होना और फिर लास्ट में NADPH का फॉर्मेशन। 36वें नंबर का क्वेश्चन है LHC स्टैंड फॉर। LHC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसे हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है द नेमिंग ऑफ PS फर्स्ट एंड PS सेकंड वाज बेस्ड ऑन। PS फर्स्ट फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड का नामकरण है वो किस पे आधारित है? तो ये मैं बता चुका हूं, इसका डिस्कवरी यानी कि खोज के आधार पर इसका नामकरण किया गया, न कि कार्य के आधार पर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, दियर डिस्कवरी ऑर्डर। खोज के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नीचे दिए गए इनमें से कौन सा है जो कि सही दे रखा है, सही की पहचान कर। PS फर्स्ट इज कॉल्ड P700, यानी कि PS फर्स्ट में एंटीना P700 होता है, मतलब ये सही है। PS सेकंड के अंदर 680 होता है, इसे 680 भी कह सकते हैं। और सी दे रखा बोथ A एंड B, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है रिएक्शन सेंटर इज फॉर्म्ड बाई, यानी कि जो अभिक्रिया केंद्र होता है ये किसका बना होता है? अभिक्रिया केंद्र किसका बना होता है? तो 39 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अभिक्रिया केंद्र के अंदर क्लोरोफिल ए उपस्थित होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओनली वन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स, केवल एक अणु होता है क्लोरोफिल ए का। 40 नंबर का क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत को आपको यहाँ पे पहचान करनी है, गलत कौन सा है? एंटीना इज ए लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। एंटीना जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, तो ये तो सही है। कंटेन्स एसेसरी पिगमेंट उपस्थित होते हैं, इसमें ये भी सही है। डज नॉट इंक्लूड रिएक्शन सेंटर, इसमें अभिक्रिया केंद्र को शामिल नहीं किया जाता LHC के अंदर, तो ये भी सही है क्योंकि अभिक्रिया केंद्र में तो केवल आपका क्लोरोफिल ए होता है। तो यहाँ पर कौन सा ही नहीं है जो कि गलत दे रखा है, ये सभी सही है। अब द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद में हम इसको पढ़ें। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मैं एक बार समझा देता हूं और समझाने के बाद में आपको इन चीजों को डिस्कस करना है। वही चीजें है अभी हमने जो बात की थी ना, वही चीज मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से समझाने वाला हूं। एक बार आप NCERT को हटके यहाँ पे समझना। देखिए पहले हम चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण को समझते हैं। चक्रीय, चलो अचक्रीय पहले दे रखा तो पहले अचक्रीय को डिस्कस करेंगे, है ना। जो पहले दे रखा उसको पहले और जो बाद में दे रखा उसको बाद। पहले हम अचक्रीय या अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, ठीक है। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। नॉन फोटोसाइक्लिक फॉस्फोरिलीकरण। देखिए यहां पर होता है PS सेकंड, ठीक है, और इसमें एंटीना अणु होता है P680। और इसको हम इस प्रकार से बंद कर देते हैं, ठीक है। यहां पर आपका होता है सूर्य, जिससे इसको प्रकाश मिलता है, इसको प्रकाश मिलता है। और प्रकाश जैसे ही मिलता है यानी कि लाइट मिलती है, इसे लाइट मिलते ही क्या होता है? लाइट मिलते ही यहाँ पर जो H2 होता है, इस H2 का विघटन हो जाता है। ये OH प्लस H2O के अंदर होता है। साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, जो कि हम यहाँ पे निकले हुए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, रेड कलर में लिख देते क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, प्लस यहाँ पे H2O बनता है और +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से ये ग्रहण कर लिए जाते हैं इसके द्वारा। और ये किसकी उपस्थिति में होते हैं? देखिए इसको मिटा देता हूँ। किसकी उपस्थिति में होते हैं? तो ये मैग्नीज आयन प्लस क्लोराइड आयन की उपस्थिति में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए किसके पास? PS फर्स्ट के पास। यहां से देखिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाते हैं ऊपर प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन के पास जाते हैं। और प्लास्टोक्विनोन को हम यहाँ से इससे बंद कर देते हैं, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं?
2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब यहां से हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं आपके साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम B6 से जाते हैं साइटोक्रोम F के पास, ठीक है, और F से चले जाते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास। 1 मिनट, यहां से थोड़ा सा स्थान ले देते हैं, ये प्लास्टोसाइनिन हो जाए। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही साइटोक्रोम B6 के पास जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, यहाँ पर एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे चले जाते हैं, यूज नहीं होती, केवल एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लास्टोसाइनिन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड को कनेक्टिंग यानी कि इसकी योजक कड़ी माना जाता है, इसको योजक कड़ी, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड की योजक कड़ी माना जाता है प्लास्टोसाइनिन को। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं पीएस फर्स्ट के अंदर, और जहां पर आपका अभिक्रिय अणु है P700, और ये भी क्या करता है, प्रकाश लाइट तो ये भी प्राप्त करता है ना। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आने से ये उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होकर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक होता है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्टेंस, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्टेंस, इनके पास जा जाते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसको ट्रांसफर कर देता है, अरे ये वाला, ये ट्रांसफर कर देता है फेरोडॉक्सिन, ये शॉर्ट में लिखा जाता है, ये डी, अच्छा याद रखे ना, फेरोडॉक्सिन को ट्रांसफर कर। और फेरोडॉक्सिन में एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है जिसके माध्यम से क्या होता है, NADPH का फॉर्मेशन होता है। ये देखो यहाँ पर होता है NADPH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये एरोनिन लगाना, ये NADP से NADPH का फॉर्मेशन हो जाता है। ये पूरी अभिक्रिया होती है अचक्रिय प्रकोष्ठ फॉस्फोरिलीकरण में, अच्छे से याद रख लेना। यहाँ पर एक तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही आपका NADP होता है, NADP, ठीक है। प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है प्लास्टोक्विनोन, कनेक्टिव लिंक प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई होगी। अब पीएस आपको मैं सेकंड भी समझा देता हूं, जो चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण है वो भी फटाफट से यहाँ पे बता देता हूं, ठीक है। यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, केवल पीएस फर्स्ट शामिल होता है, P700। P700 क्या होता है, जैसे ये रेड कलर में बना देते हैं, जैसे ये सूर्य है और सूर्य से ये क्या करता है, लाइट प्राप्त करता है, लाइट प्राप्त करते ये उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होकर के ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं आपके प्राथमिक ग्राही के पास, जो प्राइमरी रिसेप्टर होता है उसके पास जाते हैं, वहां से ये चले जाते हैं साइटोक्रोम B6 और फिर साइटोक्रोम F के पास, और साइटोक्रोम F से ये चले जाते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से वापस आ जाते हैं पीएस फर्स्ट के पास, ठीक है। बस ये चीज आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला। ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पर इतने लिखे हैं मैंने। और यहाँ पर आपका एटीपी का फॉर्मेशन, ठीक है। अब इस चीज में डिफरेंस क्या मिला, केवल एक ही सिस्टम इसमें भाग लेता है, पीएस फर्स्ट। और प्राथमिक ग्राही के रूप में हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही पीएस फर्स्ट ही मान सकते हैं, क्लोरोफिल ए को मान सकते हैं, ठीक है। और एटीपी का निर्माण होता है, यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एंटीना अणु मैंने बता दिया है, प्लास्टोसाइनिन भी, ये होता है आपका चक्रीय प्रकाश फॉस्फोर। अब इसको हम आपके एनसीईआरटी में कैसे दे रखा है वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं।
इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। देखिए आप में ये वाली स्ट्रक्चर दे रखी है, सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर LHC की जगह आपका अभिक्रिया केंद्र हो जाएगा, इसको देख लेना है। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड है, सेम टू करवाया मैंने, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उस चीज को बता दिया, इसको भी देख लेना। हाँ, एक ये क्वेश्चन आ गया कि जेड स्कीम क्यों कहते हैं इसे। ये देखिए जेड की आकृति का नजर आ रहा है कि आपको, ऐसे देखेंगे ना ऐसे, तो ये जेड का आकृति का होता है, इस कारण जेड स्कीम कहा जाता है, जेड स्कीम, ठीक है, इस कारण जेड स्कीम कहते हैं। देखिए फोटो सिस्टम सेकंड में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। यानी कि फोटो सिस्टम सेकंड में जो अभिक्रिया केंद्र में जो क्लोरोफिल ए होता है, ये 680 नैनोमीटर तक के प्रकाश को अवशोषित करता है, लाल प्रकाश को, और जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के परमाणु नाभिक से दूर चले जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उत्तेजित होते हैं और परमाणु का जो नाभिक है वहां से दूर चले जाते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्राही ले जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्राही प्लास्टोक्यूनोन की हमने बात की थी ना, इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें साइटोक्रोम, जो साइटोक्रोम होते हैं, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F है, इनमें भेज दिया जाता है। और इलेक्ट्रॉन ये गतिविधि अधोगामी होती है, आगे की ओर बढ़ती है। किस वजह से? अपचयोपचय विभव मापन, इसे रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग या रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अकॉर्डिंग है, आगे से आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे से आगे जाते हैं ना, तो ये आपके रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अकॉर्डिंग जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, परिवहन श्रृंखला मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जब ये इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तब उनका उपयोग नहीं होता है, उन्हें फोटो सिस्टम फर्स्ट के वर्णकों को दे दिया जाता। PS फर्स्ट में थी, अब ये PS सेकंड तक, PS सेकंड में थी और PS फर्स्ट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। PS फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन भी लाल प्रकाश के 700 नैनोमीटर के तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करते हैं। यानी कि अभिक्रिया केंद्र PS फर्स्ट का है, ये 700 होता है, P700, क्योंकि 700 नैनोमीटर तक की तरंगदैर्ध्य को ये अवशोषित करता है, जो कि लाल प्रकाश होता है। ये अन्य ग्राही अणु जिसमें रेडॉक्स विभव अधिक हो, अपचयोपचय रेडॉक्स विभव पोटेंशियल में अधिक हो, तो उसको स्थानांतरित कर देता है, ठीक है, उसको स्थानांतरित कर देता है। और ये इलेक्ट्रॉन पुनः अधोगामी गति करते हैं और वापस आगे की ओर गति करते हैं। मतलब PS फर्स्ट में बाद में किसमें चले जाएंगे? फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस में। परंतु इस बार वे ऊर्जा से प्रचुर NADP+ अणु की ओर जाते हैं। तो मैंने लास्ट में बताया था, इसके अंदर देखिए यहाँ पर NADP+ है ना, इसकी ओर आ जाते हैं, ये वाला NADP+ इसकी ओर आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स NADP+ को अपचयित कर NADPH+H को बनाते हैं, यानी कि NADP+ को अपचयित कर देते हैं और बना देते हैं NADPH+H+ बना देते हैं, या फिर NADPH2 भी लिख सकते हैं इसे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की यह सारी PS सेकंड से शुरू होकर के सिक्रो परिग्राही की ओर होती है, मतलब अपहील की तरफ ऊपर की ओर चलती है। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए PS फर्स्ट तक इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना, अन्य ग्राही में स्थानांतरण और अंत में अधोगामी होकर के NADP+ को अपचयित कर NADPH2 के बनने तक ये लगातार जारी रहती है। तो ये अचक्रीय प्रकाश फोस्फोरीकरण, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दो थे ना, वो वापस यहाँ पे नहीं आते हैं PS सेकंड के पास, और इन इलेक्ट्रॉन की पूर्ति है वो H2O के विघटन से जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, जो दो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए थे ना, H2O के विघटन होता है, स्प्लाइटिंग होती है H2O की, उसके विघटन से जो प्राप्त होते हैं उनके द्वारा इसकी पूर्ति होती है। यह सारी योजना जेड के आकार की होती है, जेड के आकार की होती है पूरी की पूरी योजना, इसलिए इसे जेड स्कीम कहते हैं। जेड का आकार होता है इस प्रकार से मैंने बनाया था, उसको ऐसे कर देंगे तो वैसे हो जाएगा। तो जेड के आकार की होती है और यह आकृति तब बनती है जब सभी वाहक क्रमानुसार एक रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर हो, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर हो, तब जेड स्कीम बनती है। तो ये मैंने आपको नॉन साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझा दिया है। ये सेम टू सेम स्ट्रक्चर मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से समझाया, इसको समझ लेना। अगर फिर भी दिक्कत आए, एक या दो बार देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगी। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखा है। तो अब आगे हम इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता देना। 42वें नंबर का क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन साइक्लिक फोटोराइलेशन। अचक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के गति करते हैं, उत्तेजित होकर के गति करते हैं। किस तरफ गति करते हैं ये, यानी कि नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोरिलेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, फिर किस साइड में गति करते हैं या किस तरफ करते हैं।
अपहील इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल स्केल। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अपहील एंड डाउन हिल इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल स्केल। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल स्केल है या रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल भी हम किसे कैसे कह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर गति करते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म पीएस सेकंड। पीएस सेकंड इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड मतलब उत्तेजित होकर के पीएस सेकंड के अंदर एक मिनट 43 की बात करते हैं। पीएस सेकंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उत्तेजित होकर के, यानी उत्तेजित होकर के कहा जाते हैं या उत्तेजित होते हैं तो किस प्रकार की रिएक्शन इनमें देखने को मिलती है। पीएस सेकंड है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गए तो हमें इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या सही बैठेगा, इसमें गेट्स यूज बाय, यहां पर हम बात करें इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन सी सही बैठेगा। ये क्या हो जाते हैं, गेट पास्ट ऑन टू पिगमेंट ऑफ पीएस फर्स्ट, यानी कि पीएस फर्स्ट के जो पिगमेंट होते हैं उनके पास ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, पीएस फर्स्ट के पास चले जाते हैं पीएस सेकंड से उत्तेजित होकर के। 44 नंबर का क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन पास्ड ऑन बाय पीएस फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर। पीएस फर्स्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही तक, एक मिनट इसका हम बात करें, देखिए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना आप लोग। 44 का 44 का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको टिपिकल जरूर लगेगा। पीएस फर्स्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन है ये आगे ग्राही जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसके लिए पास कर दिए जाते हैं। पीएस फर्स्ट के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर पीएस फर्स्ट है, इससे जो इलेक्ट्रॉन है ये ग्राही के लिए ये पास कर दिए जाते हैं। तो ये कैसे होता है, इससे संबंधित यहाँ पर कौन सा सेंटेंस सही बैठेगा, तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्तेजित होते हैं। व्हेन पीएस फर्स्ट ऑब्जर्व लाइट, जब पीएस फर्स्ट लाइट को ऑब्जर्व करता है तब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं और उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्टर तक पहुंचे जाते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पीएस फर्स्ट मूव डाउन हिल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी रिच। पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पीएस फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये डाउन हिल मतलब नीचे की ओर एक अत्यधिक ऊर्जा वाला अणु के ओर मूवमेंट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। पीएस फर्स्ट है, इससे इलेक्ट्रॉन है, पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर, डाउन हिल का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर एक अत्यधिक ऊर्जा युक्त अणु की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, मूव करते हैं। एक अत्यधिक ऊर्जा युक्त अणु की ओर गति करते हैं। तो ऊर्जा युक्त अणु कौन सा होता है, तो NADP प्लस होता है, NADP प्लस की ओर मूवमेंट करते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, द जेड स्कीम इज नेम्ड सो बिकॉज। जेड स्कीम नाम है इसका क्यों पड़ा है, इसका कारण आपको बताना है कि जेड स्कीम क्यों कहा जाता है नॉन फोटोफॉस्फोरिलेशन को। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका शेप जो होता है वो जेड के आकार का होता है। जब हम रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अकॉर्डिंग इस ATS के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाते हैं तो एक जेड शेप की आकृति बनती है। 47 नंबर का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट साइट फॉर, यानी कि यहाँ पर करेक्ट साइट को आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर एक तो सेकंड दे रखा है, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। देखिए यहाँ पर LHC के अंदर तो आपका सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तो वाटर का स्प्लाइटिंग होगा, यानी कि जल का विघटन होगा सेकंड के अंदर। इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर से जब ये गुजरते हैं इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में तो NADP प्लस होगा, NADP प्लस और इसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले तो आपका हो जाएगा ATP सिंथेसिस मतलब थर्ड, और फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी आपका राइट। 48 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाटर के स्प्लाइटिंग से संबंधित है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। एक बार यहाँ पे फिर देख लेते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम सेकंड से निकलते हैं उनकी जगह निश्चित ही दूसरों को लेनी चाहिए। जल का विघटन का संबंध जो होता है पीएस सेकंड से होता है, जल का विघटन का संबंध पीएस सेकंड से होता है, पीएस फर्स्ट से नहीं होता है। इसमें जल H प्लस और O तथा इलेक्ट्रॉन में विघटित हो जाता है। 2H2O है ये, 4H प्लस O2 और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है
जो प्रकाश संश्लेषण का एक शुद्ध उत्पाद है, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। फोटोसिस्टम फर्स्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है फोटोसिस्टम सेकंड से उपलब्ध करवाए जाते हैं, यानी कि फोटोसिस्टम फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो इलेक्ट्रॉन इसी फोटोसिस्टम सेकंड के द्वारा उपलब्ध उसको करवाए जाते हैं। तो ये आपको समझ लेना चाहिए और अच्छे से पता भी होना चाहिए कि जो वाटर का विघटन होता है, जल का विघटन, ये पीएच सेकंड से संबंधित होता है और ये थाइलेकोइड की जो झिल्ली है उसके भीतर की ओर होता है, थाइलेकोइड की झिल्ली के अंदर की ओर होता है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि O2 कहाँ मुक्त होती है, तो O2 थाइलेकोइड की गुहा में मुक्त होती है। पूछ ले कि H+ यानी कि प्रोटॉन कहाँ मुक्त होता है, प्रोटॉन स्ट्रोमा में मुक्त होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्वेश्चन याद चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। किसकी उपस्थिति में होती है, तो Mn+2 एंड क्लोराइड आयन की उपस्थिति में। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्प्लाइटिंग ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट। जल के विघटन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, जल का विघटन है क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है। फॉर द ऑक्टिव फॉर्मेशन, फॉर द इलेक्ट्रॉन रिलीज, और यहाँ पर हम बात की तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ऑक्सीजन की रिलीज होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उपलब्ध करवाना पड़ता है पीएच सेकंड को, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, इसके लिए वाटर का स्प्लाइटिंग जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 49, वाटर स्प्लाइटिंग इज एसोसिएटेड विद पीएच फर्स्ट लोकेट वाटर स्प्लाइटिंग इज एसोसिएटेड विद, जल का विघटन ये किसके साथ जुड़ा हुआ है ये बताना है। जल का विघटन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, पीएच सेकंड के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें पीएच फर्स्ट है, इसमें पीएच फर्स्ट है, तो इसको काट दीजिए। लोकेटेड आउटर नहीं होगा, ये होगा आपका पीएच सेकंड लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। जो थाइलेकोइड झिल्ली है उसके पीएच, थाइलेकोइड झिल्ली के ऊपर जो पीएच सेकंड उपस्थित होता है, तो थाइलेकोइड झिल्ली के अंदर की ओर क्या होता है, वाटर की स्प्लाइटिंग होती है। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, द O2 इज रिलीज्ड इन, ऑक्सीजन रिलीज होती है, कहाँ पे होती है ऑक्सीजन रिलीज, मैंने बताया था ऑक्सीजन तो आपकी लूमेन में रिलीज होती है और जो प्रोटॉन होते हैं ये आपके स्ट्रोमा में रिलीज होते हैं, स्ट्रोमा, तो ये भी याद रख लेना। तो यहाँ पर हो जाएगा लूमेन ऑफ थाइलेकोइड, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। 51 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटॉन आर रिलीज्ड, प्रोटॉन कहाँ पे रिलीज होते हैं, तो ये मैंने बताया स्ट्रोमा के अंदर, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब बात करते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोस्फोरिलेशन, इसको हमने समझ लिया फटाफट से, यहाँ पर आपको बता देता हूं कि आपके एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। चक्रीय और अचक्रीय दोनों ही फोस्फोरिलीकरण हम डिस्कस कर चुके हैं। जीवों में ऑक्सीकरण पदार्थ, देखिए इनका मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य होता है ऊर्जा का निर्माण, एटीपी और NADPH+H2 का फॉर्मेशन है। तो ऑक्सीकरण पदार्थों से ऊर्जा निकालने तथा उसे बंद ऊर्जा के रूप में संचय करने की क्षमता होती है सभी जीवों के अंदर। विशेष पदार्थ जैसे कि एटीपी इस ऊर्जा को अपने रासायनिक बंध में संजोए रखते हैं, यानी कि एटीपी जैसे पदार्थों का जो संश्लेषण करते हैं, संचय करते हैं, तो वो ऊर्जा को अवशोषित करने के या ऊर्जा का संचय करने के रूप में करते हैं। कोशिकाओं द्वारा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में कोशिकाओं द्वारा एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को फोस्फोरिलेशन कह देते हैं, यानी कोशिकाओं के द्वारा जब एटीपी का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को फोस्फोरिलेशन कहा जाता है। फोटोफोस्फोरिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट यानी कि एडीपी प्लस आईपी ये मिलकर के एटीपी का फॉर्मेशन कर एटीपी का संश्लेषण होता है, तो वह फोटोफोस्फोरिलेशन कहलाता है। जब दो फोटोसिस्टम कर्मिक कार्य करते हैं जिसमें पीएच सेकंड पहले और पीएच सेकंड दूसरे क्रम में कार्य करे, तो इस प्रक्रिया को अचक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण कहते हैं, अचक्रीय फोटोफोस्फोरिलेशन कहते हैं। ये हम समझ चुके हैं अच्छे से। ये दोनों फोटोसिस्टम एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से जुड़े रहते हैं, जैसे कि पहले हमने जेड स्कीम देख चुके हैं। जेड स्कीम को ही हम अचक्रीय फोस्फोरिलीकरण कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एटीपी तथा NADPH2 दोनों का निर्माण है यहाँ पे होता है जेड स्कीम या नॉन फोटोफोस्फोरिलेशन के अंतर्गत। ये देखिए प्रकाश अभिक्रिया, ये आपकी जेड स्कीम ही है, इसको हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नहीं ये तो जेड स्कीम, ये तो फोटोसिस्टम फर्स्ट ही दे रखा है, फोटोसिस्टम सेकंड भी होगा, अगर दोनों है तो ही जेड स्कीम कहलाता है, ये जेड स्कीम नहीं कह सकते इसे, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ। अब देखिए आगे, जब केवल ये पीएच सेकंड और पीएच फर्स्ट की हमने अचक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण देख लिया है, अब पीएच फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं, चक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण। जब पीएच फर्स्ट क्रियाशील होता है तब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में ही घूमता रहता है, मतलब चक्र के रूप में घूमता रहता है एक ही फोटो सिस्टम के अंतर्गत, और फोस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह के कारण होता है।
यह प्रवाह संभवतः स्ट्रोमा लेमिली में होता है। स्ट्रोमा लेमिली, स्ट्रोमा लेमिली, ठीक है। ग्रेना की झिल्ली अथवा लेमिली में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों ही होते हैं, यानी ग्रेना और जो लेमिली होती है इनमें पीएस फर्स्ट और सेकंड दोनों ही होते हैं, जबकि स्ट्रोमा लेमिली की झिल्लियों में पीएस सेकंड एवं एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम नहीं होती हैं। तो स्ट्रोमा लेमिली है उसमें पीएस सेकंड नहीं होता है, एनएडीपी रिडक्टेज भी नहीं होता है। इसमें उत्तेजित इलेक्ट्रॉन है वो एनएडीपी प्लस को पारित नहीं होने देते हैं। इसमें हम बात करें तो आगे की, बल्कि वापस पीएस सेकंड, पीएस जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है, उसी को इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा चक्रित कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रोमा लेमिली की झिल्लियां है उसमें पीएस सेकंड और एनएडीपी रिडक्टेज नहीं होते, इस कारण वो पीएस फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पीएस फर्स्ट में वापस आ जाता है। अतः चक्रीय प्रवाह में केवल एटीपी का संश्लेषण होता है, उसमें एनएडीपी या एटीपी दोनों, और इसमें चक्रीय में केवल एटीपी, इसमें एनएडीपीएच का संश्लेषण नहीं होता है। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन तभी होता है जब उत्तेजना के लिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 680 नैनोमीटर से अधिक होता है, तभी आपका चक्रीय फोस्फोरिलीकरण होता है। तो इस प्रकार से हमने चक्रीय और अचक्रीय दोनों ही डिस्कस कर लिए हैं, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गई, हमने डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ वर्किंग ऑफ द टू फोटो सिस्टम, दो फोटो सिस्टम का या दो प्रकाश वर्णक का सही क्रम में कार्य करने का सही क्रम क्या है? दो प्रकाश वर्णक का कार्य करने का सही ऑर्डर या सही क्रम क्या है? तो पहले देखिए अचक्रीय फोस्फोरिलीकरण में पीएस सेकंड होगा, फिर पीएस फर्स्ट होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व, नॉन साइक्लिक अचक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण में शामिल करते हैं, तो इसमें दोनों ही आते हैं, फर्स्ट और सेकंड, सी हो जाएगा राइट आंसर। 55 नंबर का क्वेश्चन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जेड स्कीम, जेड स्कीम का जो अंतिम उत्पाद बनता है वो कौन सा होता है? तो जेड स्कीम में जो अंतिम उत्पाद होता है, एक तो एटीपी बनता है यहाँ पे, और एक बनता है NADPH प्लस H प्लस, तो यहाँ पर ए और सी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व, चक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण में शामिल किया जाता है, तो चक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण में केवल पीएस फर्स्ट को ही शामिल करते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड्स इन फॉर्मेशन ऑफ, चक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण के अंदर अंतिम रूप से किसका निर्माण होता है? यानी कि प्रकाश, चक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण में अंत में किसका फॉर्मेशन होता है, किसका निर्माण होता है? तो यहाँ पर केवल एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, ए पॉसिबल लोकेशन ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अंडर फुल लाइट इज कंडीशंस, यानी कि अत्यधिक लाइट है। क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात करें तो अत्यधिक लाइट है, और अत्यधिक लाइट के अंदर जो साइक्लिक चक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण है वो कहां पे संपन्न होता है? फुल लाइट के अंदर, फुल लाइट की परिस्थिति में या फुल लाइट के अंदर चक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण है वो कहां पे संपन्न होता है? 58 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रोमा लेमिली के अंदर संपन्न होता है, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कथन और कारण वाला, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर्स इन स्ट्रोमा, चक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण ये स्ट्रोमा में संपन्न होता है। कारण कह रहा है स्ट्रोमा मेम्ब्रेन लैक्स पीएस सेकंड एंड एनएडीपी रिडक्टेज, स्ट्रोमा मेम्ब्रेन जो होती है ये पीएस सेकंड और एनएडीपी रिडक्टेज है, इनकी अनुपस्थिति होती है, ये अनुपस्थित होते ही हैं। तो 59 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रोमा, देखिए स्ट्रोमा लेमिली होना चाहिए, लेमिली ये गलत दे रखा है, स्ट्रोमा लेमिली होगा, स्ट्रोमा में नहीं होगा, स्ट्रोमा लेमिली होगा, यहाँ पर भी स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा लेमिली कर लीजिए, स्ट्रोमा लेमिली दोनों ही जगह स्ट्रोमा लेमिली होगा। तो स्ट्रोमा लेमिली में संपन्न होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और स्ट्रोमा लेमिली के अंदर पीएस सेकंड और एनएडीपी रिडक्टेज एब्सेंट होते हैं, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट। देखिए इस प्रकार से हमने आज इस लेक्चर के अंतर्गत फोटो सिस्टम जो पिगमेंट है वो डिस्कस कर लिए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्कस कर लिया है, इसके अलावा हम बात करें तो लाइट रिएक्शन डिस्कस की है,
साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन डिस्कस किया, जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो, और उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन भी हमने साथ में डिस्कस कर ली है। ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी है अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए आप कमेंट करके जरूर बताना ये हिंदी वाला मीडियम सही रहेगा या फिर हम इंग्लिश वाला ही चल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।